हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें आज हम लोग कल ही से आपको बताया था। कल मैंने आपको इस क्लास में मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। मैंने बायट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन आपको कल का क्लास में बताया था, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया था, जिसमें हमने बायट-सावर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का, जिसका इन्फिनाइट लेंथ था उसका, यानी एक स्ट्रेट वायर था, एक इन्फिनाइट लेंथ वाला स्ट्रेट वायर था, उसके चारों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड का हमने एक्सप्रेशन निकाला था कल का क्लास में। तो आप यदि इस वीडियो को नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर जो उसका फील्ड का आपका एक्सप्रेशन आया था उसको मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर आज हम लोग विचार करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये था कल का क्लास वाला PDF, ठीक है, तो जिसमें हम लोग ये सब पूरा कल हमने समझ लिया था, और आज से हम फिर दूसरा एप्लीकेशन को पढ़ेंगे बायट-सावर्ट लॉ का, जिसमें आपका कल का क्लास में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आया था, B बराबर μ0/4π आया था, I/x आया था, और sin φ1 + sin φ2 आया था। और ये कैसे आया था मैंने आपको कल पूरा प्रोसेस बता दिया था, ठीक है। स्पेशल केस भी मैंने बता दिया था कल। तो इसमें आपको मुख्य रूप से ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है, अभी बनाने के लिए ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आज का क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का ही एक्सप्रेशन निकालना है एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसी सर्कुलर लूप का एकदम सेंटर में आपको डीबी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले हम लोग फिगर में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने लूप के बारे में समझाया कि लूप क्या होता है, एक बंद पथ होता है, चाहे वो वृत्ताकार हो चाहे वो इस तरह का चौकार हो, ठीक है, चौकोर हो। तो इस तरह का जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर जाकर ख़त्म। यदि ABCD है तो यदि A से B गया, B से C से D से A फिर वापस आ गया, तो इसको जो संरचना पड़ा है ये जो इसको लूप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये लूप बन रहा है, ठीक है, ये लूप बन रहा है। तो इसके सेंटर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। और ये जो सर्कुलर लूप है वो करंट कैरिंग, यानी इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग, ये करंट कैरिंग है, यानी ये करंट को फ्लो करवा रहा है अपना अंदर से, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सर्दी हुआ है, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग फिगर के बारे में लिखेंगे। जैसे ये सिरा से, इस सिरा से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को प्रवेश करा रहे और इस सिरा से करंट को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक चक्कर लगा ले रहा है, ठीक है। तो इस जो तार के कारण जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अंदर में चाहे भीतर में, तो हम लोग भीतर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लिख रहे फिगर के बारे में कि कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये क्या है, फिगर एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, यानी ये करंट कैरिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, R है, ठीक है, समझ में आ गया फिगर के बारे में। अब हम लोग लिखेंगे कि डीबी क्या है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट O, कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, O पर है, ठीक है। ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट DL, किसके कारण है, हम लोग पहले किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हम लोग DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पर। उसके बाद पूरा वायर के हम मैग्नेटिक फील्ड B निकालेंगे, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे DB का, तो हमको B मिल जाएगा, ठीक है। तो ये निकालेंगे, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो हम लोग जैसा कि बायट-सावर्ट लॉ में पढ़े थे कि DB बराबर होता है μ0/4πI और DL वेक्टर इंटू R वेक्टर/R³। ये मैंने आपको बताया था सबसे पहला वाला, जब हम लोग बायट-सावर्ट लॉ पढ़ रहे थे, तब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सावर्ट लॉ पढ़े थे। आप उस सबसे पहला वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बायट-सावर्ट लॉ जो सबसे इस चैप्टर का सबसे पहला वीडियो था, वहाँ पर मैंने बायट-सावर्ट लॉ के बारे में बताया था और उसका एक्सप्रेशन निकाल कर दिखाया था। तो ये उसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का। किसका वेक्टर फॉर्म है, बायट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। जहाँ पर आपको मैं याद दिला देता हूँ कि जहाँ पर DB बराबर आया था μ0/4π IDL साइन थीटा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, साइन थीटा, और बटे में R² आया था। तो ये मेरा DB का वैल्यू आया था, और दोनों तरफ ऊपर नीचे हम लोग
आर से गुना कर दिए थे, ठीक है, आर से गुना कर दिए थे, तो मेरा यहाँ पर फाइनल डी बराबर आया था, कितना आया था वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट बटा 4 पाई और आई और डी एल, और ऊपर में आर बचा था और साइन थीटा, और नीचे में आर और आर स्क्वायर आर क्यूब आया था। और यहाँ पर मैंने आपको वेक्टर फॉर्म दिखाया था कि आई बटे म्यू नॉट बटे 4 पाई को हम लोग निकाल लेते और डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर यहाँ पर होगा। तो देखिए म्यू डी एल वैक्टर इंटू आर वैक्टर नीचे में आर क्यूब, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया, ठीक है। फिर भी आपको और अच्छा से समझना है तो पहला वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, तो डी बी यहाँ पर देख रहे हैं कि डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई। तो आइए देखिए फिर से यहाँ पर इसी को जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको तोड़ा गया है, आई डी एल आर साइन थीटा बटे आर क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं फिर इसको काट दिया, तो फिर मेरा जो पहले वाला बना था, जो पहले वाला हम लोग लिखे थे डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 90 लेंगे, मैक्सिमम हमको चाहिए ना, हमको थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना डिग्री में होता है, 90 डिग्री में होता है, 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू, यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग 90 ले लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं कि ये हमको डी बी का वैल्यू मिल गया, डी बी का वैल्यू हमको मिल गया, इतना हमको डी बी का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको बी मिल जाएगा, जो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है एट द सेंटर पर। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है, हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो बी बराबर यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते, तो यहाँ पर सब लोग कांस्टेंट है, देखिए ये म्यू नॉट बटे 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, आई बटा आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट, केवल क्या बचा है जो स्मॉल एलिमेंट क्या है यहाँ पर डी एल, तो केवल इसी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर डी बी, यहाँ पर डी बी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, बी हुआ, इसी तरह डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए कि ये जो सर्कुलर लूप है, तो ये सर्कल है, तो सर्कल का यानी वृत्त का परिधि, उसका लेंथ क्या, उसका सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, तो 2 पाई आर होता है, तो ये उसका सरकमफ्रेंस हुआ। तो उसी को एल का वैल्यू जो उसका लंबाई है वही उसका सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एल का वैल्यू 2 पाई आर पुट कर दिए, तो 2 पाई दूनी 4 पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो नीचे में एक आर बचा है और यहाँ 2, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 आर। देखिए ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि कोई भी सर्कुलर लूप होगा उसका यदि हम लोग सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे, और वो सर्कुलर लूप कैसा होना चाहिए, वो करंट कैरिंग होना चाहिए, वो करंट को फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, वो अपने अंदर से करंट को गुजार रहा होगा। तो उसका सेंटर में यदि हम लोग डी बी निकालेंगे चाहे बी निकालेंगे, यानी उसका सेंटर में यदि हम लोग बी निकालेंगे तो कितना आएगा, उसका बी आएगा म्यू नॉट आई बटे 2 आर आएगा, ठीक है, म्यू नॉट आई बटे 2 आर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने का भविष्य में भी संभावना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें आपको भी वही है कि यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ, इसमें भी आपको बायट-सावर्ट लॉ का ही यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का ही एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन क्या बन गया कि एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या रिंग, किसी भी सर्कुलर लूप जो करंट कैरिंग हो उसका एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, उसका एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप एक्स एक्सिस को ले सकते हैं चाहे आप वाई एक्सिस को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे आसान होगा, हम लोग एक्स एक्सिस पर निकालते किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर। तो एक पॉइंट पी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, पी है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले फिगर हम लोग देख लेते हैं कि ये तो सर्कुलर लूप है, इससे करंट का फ्लो हो रहा है, देखिए करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह, ठीक है, करंट जा रहा है, करंट इधर से फिर घूम के आ रहा है। इसका सेंटर ओ है, ओ से इसका दूरी कितना है, ए है, ठीक है, ए। अब आर नहीं माने, अब ए माने, ठीक है, आर हम लोग दूसरा चीज़ को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक पॉइंट मान लिए, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में इसका एक पॉइंट मान लिए पी है, ठीक है, पी पर ये पॉइंट पी है, ठीक है, पी पर हम लोग देख रहे हैं तो पी है। तो पी का ये जो स्मॉल एलिमेंट है डी एल, ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट इससे कितना दूरी पर है, आर दूरी पर, फिर यहाँ से भी वो स्मॉल ये आर दूरी है, ठीक है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना एक्स है, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है
जो पी पॉइंट स्थित है इससे डीएल से इतना दूरी पर आर दूरी पर, तो वो एक थीटा एंगल से स्थित है। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा, थीटा एंगल होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। और यदि ये थीटा होगा तो ये जो एंगल होगा वो फाई होगा और ये भी फाई होगा। ठीक है, दोनों बराबर है, फाई फाई, और ये केवल थीटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि ये एक्स है, ये ए है, तो ये आर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग पी पॉइंट पर डीएल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसका इधर होगा। ठीक है, तो यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसका इधर हुआ, ये यदि ये इधर है तो ये इधर सीधे चल गया, वही वाला इधर थोड़ा मोड़ कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला है। ठीक है, यही वाला है। ठीक है, ये यदि आपका डीबी वेक्टर है। ठीक है, ये यदि आपका ये यदि एक मिनट, ये यदि आपका डीबी वेक्टर है। ठीक है, ये यदि आपका डीबी वेक्टर है तो ये भी आपका ये वाला जो गया है ये वही है। ठीक है, ये जो इधर घूम गया वही है। ये क्या है, डीबी वेक्टर है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो यदि आप इसको समझिए कि ये यदि यहाँ है तो ये इसका ये सीधा एक्सिस हो गया, तो यहाँ से एंगल भी फाई बना रहा है और ये वाला एंगल भी फाई बना रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एंगल यदि फाई बना रहा है तो ये वाला जो ये इसका जो कंपोनेंट्स है, ये वाला कौन कंपोनेंट होगा, ये थीटा के साथ लगा, एंगल के साथ लगा रहेगा, तो क्या होगा, डी बी कॉस थीटा होगा, कॉस फाई, जो एंगल है कॉस फाई, और ये वाला क्या हो जाएगा, डी बी साइन फाई हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी एंगल थीटा के साथ लगा है तो डी बी कॉस फाई होगा, और ये वाला उसका परपेंडिकुलर तो डी बी साइन फाई होगा। तो दोनों के लिए डी बी साइन फाई और इसके लिए डी बी कॉस फाई। समझ में आ रहा है, फिगर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और ये वाला समझिए, ये कुछ नहीं, ये इधर मुड़ा हुआ कुछ नहीं, उसको नज़रअंदाज कीजिए, ये इसी तरह सीधे गया है। ठीक है, ये वाला भी इस तरह सीधे गया है। ठीक है, ये डीबी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग फिगर के बारे में लिखेंगे कि कंसीडर ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस ए है, और डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ पर है, एट पॉइंट बी पर है, एट पॉइंट पी पर है, जो कितना दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है। किससे आर दूरी पर स्थित है, डीएल, स्मॉल एलिमेंट डीएल से आर दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है डीएल से। ठीक है, उसी तरह यहाँ से डीएल से आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, ए बी ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस ए है, और पी क्या है, और डी बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी पर, जो एट डिस्टेंस आर है फ्रॉम द डीएल। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट से। तो अब आपको फिगर के बारे में कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जान रहे बायट-सावर्ट लॉ से, हम लोग जान रहे बायट-सावर्ट लॉ से पढ़े कि डीबी का जो फार्मूला होता है ना, वो यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है ना, वो μ0/4 आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है ना, साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, फाई लिखेंगे, सॉरी थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हम लोग साइन थीटा, यदि ये एंगल, ये वाला जो एंगल थीटा वो वेरी वेरी स्मॉलर हो गया, काफ़ी, यदि हम लोग नज़दीक ले लेंगे, काफ़ी नज़दीक, इस एलिमेंट के काफ़ी नज़दीक ले लेंगे, तो हो सके कि ये जो एंगल है वो जीरो हो जाए। समझ रहे ना, वो यदि एंगल जीरो हो जाए, इस तरह मान लेते, सीधा हम लोग मान लेते सेंटर में, चाहे हम लोग थोड़ा सा दूर में, यानी इतना यदि हम लोग सामने, यानी एंगल ये जो थीटा जो बन रहा है ये वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, बहुत सामने हो जाएगा। ये तो अभी दूर में पॉइंट है, इसीलिए आपको ये थीटा बड़ा दिख रहा है। लेकिन मान लेते हैं हमको तो किसी भी पॉइंट पर लेने वाला, हम मान लेते हैं एकदम नज़दीक पॉइंट पर लेंगे तो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो जब वेरी स्मॉल हो जाएगा तब हम लोग थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल ले लेंगे, तो उस समय थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो जाएगा। बड़ा करने के लिए, अब बहुत छोटा है यहाँ पर, थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, तो हमको बड़ा करना है ना, हमको बड़ा, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 90 ले लिए, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाए, तब हमको डीबी का वैल्यू बड़ा मिल जाएगा। डीबी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, μ0/4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब यही वाला हम लोग देख रहे हैं कि डीबी जो गया है, एक सर्कुलर लूप से जो डीबी गया है, यहाँ से जो इस तरह से, ये जो इस पॉइंट पर ये जो डीबी गया है, ये दो कंपोनेंट में जा रहा है, ये कंपोनेंट ये और ये कंपोनेंट ये। तो ये कंपोनेंट आपका जो एंगल के साथ लगा, ये आपका डीबी कॉस फाई हो गया, ये आपका डीबी साइन फाई होगा। समझ रहे,
तो वही वाला लिख रहे कि यहाँ पर जो डी बी है वो 2 कंपोनेंट में बढ़ जा रहा है, रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट्स। पहला डी बी कॉस फाई जो परपेंडिकुलर टू ओपी, चलिए हम लोग समझते हैं, एंड डी बी साइन फाई ओपी की डायरेक्शन के तरफ है यानी अलॉन्ग ओपी। तो यहाँ पर समझ रहे हम लोग कि जो साइन फाई है, जो यहाँ पर कॉस फाई है, जो डी बी कॉस फाई है वो देखिए ओ से पी का परपेंडिकुलर है। इधर से भी यदि आप देखें तो डी बी जो कॉस फाई वो इसका परपेंडिकुलर है ओपी का। और यदि आप साइन फाई डी बी साइन फाई को देखें तो ये उधर ही है जिधर आपका ओपी का डायरेक्शन है यानी अलॉन्ग ओपी। ठीक है, समझिए दोनों कंपोनेंट का। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास ड्यू टू डायामेट्रिकली ऑपोजिट डी बी कॉस फाई, डी बी एक इस तरह से फिगर था आपका यहाँ से यहाँ तक और एक इधर था, ये जो डी बी कॉस फाई और ये जो डी बी कॉस फाई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डी बी कॉस फाई ऑपोजिट है। तो इसलिए ये दोनों आपस एक दूसरे को, ये इधर भागना चाहेगा, ये इधर भागना चाहिएगा, ठीक है, चाहेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, कैंसिल टू ईच अदर। ठीक है, तो टोटल जो अब देखिए दोनों कैंसिल हो गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी तो एक डायरेक्शन में जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। तो डीबी का डायरेक्शन कौन निर्धारित करेगा, कौन डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? डीबी यहाँ पर जो साइन फाई रहेगा उस पर, ये इसको इधर खींच कर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर डीबी साइन फाई था ना, डीबी साइन फाई था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डीबी साइन फाई अब इस पर निर्भर कर, तो देन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल, तब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएगा किसका इक्वल, तो सम ऑफ डीबी साइन फाई का इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ डीबी साइन फाई का। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज में लिखा है वही वाला है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो समेशन ऑफ यानी सम ऑफ डीबी साइन फाई के इक्वल हो जाएगा। एंड बी बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर देते, सम है तो सम मतलब क्या, छोटा को बड़ा कर रहा है, जोड़ रहे, तो उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं छोटा को बड़ा करने के लिए। तो डी बी साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डी और डी बी का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे, अभी हम लोग ऊपर में निकाले थे डी बी का वैल्यू कि म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर, अभी डी बी का वैल्यू निकाले थे ना। चलिए दिखाते हैं फिर से, देखिए अभी डी बी का हम लोग वैल्यू निकाले थे, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर था, तो वही वाला यहाँ पर पुट कर दिए और जो साइन फाई यहाँ पहले से था उसको यहाँ पर लिख दिए साइन फाई। तो इस तरह से डी बी बराबर यहाँ पर जो हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर जो स्मॉल एलिमेंट है उसको रहने देते, बाकी सबको बाहर निकाल देते। तो यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर केवल डी एल का इंटीग्रेशन होगा और बाकी सब बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर कौन कौन बाहर निकलेगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, साइन फाई भी बाहर निकलेगा और आई भी बाहर निकलेगा और आर स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, केवल अंदर में डी एल बचेगा। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट को हम लोग बड़ा करना है यानी उसका इंटीग्रेशन करना है, तो डी एल से कौन निकलेगा, एल निकलेगा और एल यानी एल निकलेगा। तो यहाँ पर एल निकलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो सर्कल है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 2 पाई ए हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई ए, तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट गया। ठीक है, और क्या क्या कटेगा, या ये ए क्या है, क्योंकि ये 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर आर क्या था, उसका जो रेडियस था, यहाँ से उसका रेडियस था ए ना, तो इसीलिए 2 पाई ए लिखे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर हो गया 2 पाई ए, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया यानी यहाँ पर 2 बचा है। और यहाँ पर क्या क्या बचा, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे साइन फाई, और यहाँ ए बचा है और बटे में 2 आर स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो अब हमको देखिए, अब ट्राइंगल हम लोग काम लेंगे पीओसी में। तो चलिए देखते हैं एंगल पीओसी में हम लोग ट्राइंगल में काम लेंगे। पीओसी कहाँ है, पीओसी खोजते थोड़ा, पीओसी में हम लोग देख रहे आर का वैल्यू हमको नहीं पता, ए का वैल्यू हमको नहीं पता, एक्स का वैल्यू नहीं पता, तो इतना का वैल्यू हमको निकालना है। तो यदि हम लोग साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा या फिर साइन फाई, साइन थीटा लेंगे तो पी बाई एच होगा, यानी पी क्या है, यदि साइन थीटा लेंगे तो पी इसका एक्स हो गया, एक्स, और यदि एच इसका आर यानी एक्स बाय आर हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम लोग साइन फाई लेंगे तो यहाँ पर ए बटा आर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो साइन फाई लिया गया है, तो साइन फाई में हमारे पास क्या वैल्यू आया था, ए बटे आर आया था। तो ए बटे आर आया था, तो यहाँ पर लिख देते साइन फाई का वैल्यू ए बटे आर। तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पर साइन फाई का जहाँ में साइन फाई के जगह में ए बटे आर पुट कर देते, तो यहाँ पर साइन फाई को हम लोग बाहर निकाल देते और इसका जगह में ए बाय आर पुट कर देते।
तो म्यू नॉट आई और ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू आ गया आपके पास म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2r क्यूब। यही तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है, यही तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का कि बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे अच्छा आर क्यूब है। तो आर क्यूब यहाँ आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था ए का वैल्यू सॉरी आर का वैल्यू। तो यहाँ पर 3 गो है, यानी यदि रूट का मतलब क्या होता है 1/2 यानी 0.5 और ए को यदि हम ए स्क्वायर प्लस एक्स दे देंगे तो ये 1/2 और प्लस 1 यानी 0.5 और प्लस 1 तो कितना होता है 1.5 यानी 3/2 होता है। तो 3/2 यानी इसीलिए इसको 3/2 लिख दिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 1/2 सॉरी 3/2 और यहाँ पर 2 का 2 लिख दिए। तो यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन था जो आपको निकालने बोल रहा था कि एक सर्कुलर ग्लोब का किसी भी एक्सिस में आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल कर दिखाइए। तो ये आपका आंसर आ गया बी बराबर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो ये यदि आपको समझ में आया, यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको और भी मिलता रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मिलता रहे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।